हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स एंड सेक्युलरिज्म। तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की की फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उनका एक ग्रुप था जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो एक ब्लूप्रिंट बनाए कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसमें किस तरीके के रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स या लॉज जो है वो उनको इंक्लूड किया जाएगा। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर थे 300 पीपल। इसके की चेक पॉइंट्स हैं। इसके अंदर मेनली जो फोकस किया गया था या फिर माइंड में रखी गई थी चीज़ें वो थी कम्युनिटीज़, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की उनके हित में लॉज होने चाहिए। लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनके आधार पर लॉज बनने चाहिए। रिलीजन्स, कौन कौन से धर्म हैं, हर एक धर्म के लिए इक्वल लॉज बनने चाहिए। एंड द कल्चर्स। ओके, सो की फीचर्स हमारे पास 5 है इसके। फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री के अंदर अगर एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट का है तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। अब इंडिया में हम डिस्कस करेंगे 3 लेवल्स या 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। तो टायर 3 जो होता है वो सबसे लोएस्ट वाला लेवल है गवर्नमेंट का, दैट इज पंचायती राज। पंचायती राज जो है वो रूरल एरियाज में जो भी रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता होता है। पंचायत बने होते हैं, एक पंचायत के अंदर मतलब मल्टीपल विलेजेस हो सकते हैं और पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी गांव उसके अंडर आ रहे हैं उनकी डेवलपमेंट, जैसे रोड की डेवलपमेंट या फिर वहाँ के जो नागरिक हैं उनको किसी तरीके की इशू आ रहा है या फिर उनके बीच में कुछ लड़ाई है उसको रिजॉल्व करना पंचायती राज के अंदर आता है। तो रूरल या फिर गांव से रिलेटेड जो भी कंसर्न होंगे उनको टैकल करती है पंचायती राज। ओके, टायर 2 है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो डिफरेंट स्टेट्स हैं 28 इंडिया के अंदर, उनके जो भी इश्यूज आएंगे या फिर उनके जो डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको टैकल करती है स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड वन इज, सॉरी, द फर्स्ट टायर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सबसे टॉप पे रहती है। स्टेट गवर्नमेंट भी रिपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो भी नेशनल कंसर्न्स होंगे या फिर नेशनल डेवलपमेंट्स होंगी उन सभी को चेक करती है, टैकल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड वन इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर आता है राइट ऑफ वोटिंग। जो भी सिटीजन इंडिया में अबव 18 है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज रेस, कास्ट एंड रिलीजन, उसका क्या रंग है, गोरा काला कैसा रंग है, उसके इरिस्पेक्टिव उसकी कास्ट कौन सी है, वो कौन से धर्म को मानता है, इन सभी को एक्सक्लूड करके हर एक नागरिक जो 18 साल से ऊपर है उसको राइट मिलेगा वोट करने का और अपनी गवर्नमेंट खुद से चूज करने का। ओके, थर्ड पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, शेयरिंग ऑफ पावर अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? इसमें आता है हमारे पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं हमारे पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्या करते हैं, ये जो भी संविधान के अंदर रूल्स बनते हैं कंट्री को चलाने के लिए उनको बनाते हैं। ओके, एग्जीक्यूटिव, अब रूल्स बना दिए लेजिस्लेचर ने, उन रूल्स को एग्जीक्यूट करना या इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के हाथ में रहेगा। इसमें आते हैं पुलिस, आईपीएस वगैरह एंड प्राइम मिनिस्टर, पीएम। जुडिशरी, जुडिशरी जो होता है इसके अंदर जो भी कोर्ट सिस्टम है कंट्री का, इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये आएंगे जुडिशरी के अंदर। अब हमने लॉज बना दिए, रूल्स बना दिए, उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। अब उन रूल्स का मिसयूज ना हो, वो हर एक नागरिक को इक्वली जो है वो फ्रीडम या फिर इक्वली ट्रीट करें, उनका मिसयूज ना हो, उसको चेकआउट करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ सही से व्यवहार नहीं हो रहा, और तो वो लोग रिपोर्ट कर सकते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में।
for that case. Okay. Fourth one is fundamental rights. इसमें 6 राइट्स आते हैं. फंडामेंटल राइट्स मतलब जो मूल अधिकार होते हैं किसी भी सिटीजन के. राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट गवर्नमेंट और द अदर इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी भी नागरिक को बचाते हैं गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है कंट्री की, उससे, या फिर जो कंट्री में रहने वाले अदर लोग हैं उनसे. तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी मतलब हर एक नागरिक को इक्वली ट्रीटमेंट मिलने का अधिकार है इंडिया में. कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, हेल्थ लाइक हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई जाएंगी, एजुकेशन सेक्टर है, उसमें हर एक इंडिविजुअल को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, रिलीजन और कास्ट इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. वो है राइट टू इक्वालिटी. सेकंड इज राइट टू फ्रीडम. किसी भी नागरिक को अधिकार है कि वो कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है, वो फ्रीली उसको चूज कर सकता है. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर उसे चाहिए तो वो उसको फ्री है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सके किसी भी सोर्सेज से. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या बॉन्डेड लेबर्स. ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर होता था कि इंसानों को ही बेच देना, एंड बॉन्डेड लेबरर्स किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना के रखना. तो एज पर दिस लॉ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर्स जो है उसको बैन किया जाता है. किसी भी नागरिक को हक नहीं है किसी दूसरे नागरिक को की ट्रैफिकिंग करने का या फिर उसको जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना के रखने का. फोर्थ इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अब ये दोनों सेकेंड वन, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू फ्रीडम टू चूज रिलीजन, जो है वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों में फ्रीडम ही तो है, रिलीजन के लिए अलग से क्यों बनाया गया. तो इसमें रिलीजन को स्पेसिफाई करने के लिए एक अलग से स्पेशल जो है वो राइट बना दिया गया था, जिसमें बोला जाता है कि इंडिया का जो भी नागरिक है वो किसी भी धर्म को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, उसको जो भी धर्म पसंद है उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसकी पढ़ाई कर सकता है, हालांकि उसको चूज भी कर सकता है अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है. अगर उसको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है किसी और रिलीजन में, वो एक क्राइम है. बट अगर वो अपनी लाइक चॉइस से कर रहा है किसी रिलीजन को चूज, देन दैट इज करेक्ट एज पर दिस लॉ. फिफ्थ वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये स्पेशली है माइनॉरिटीज के लिए, टू प्रिजर्व देयर कल्चरल वैल्यूज. लाइक आदिवासी जो है वो माइनॉरिटी है इंडिया की, या शेड्यूल ट्राइब जो है इंडिया की, उनके जो कल्चरल वैल्यूज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को बनाया गया. And sixth one is right to constitutional remedies. Justice again above 5 laws if you get any injustice. अब ये जो पांचों हमने ऊपर डिस्कस किए, अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुई, उसने कोर्ट में केस किया बट उसको जो है वो ठीक तरीके से जस्टिस नहीं मिली, तो वो इस वाले राइट के अंडर जो कोर्ट है उसके ऊपर भी केस कर सकता है. ओके. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता. Secular state is one in which state doesn't officially promote any one religion as the state religion. State इसमें गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है. एक सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो किसी भी स्पेसिफिक धर्म को प्रमोट नहीं करती. जैसे कि इंडिया में हिंदू धर्म को प्रमोट नहीं किया जाता, हर एक धर्म को जो है वो इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है. तो किसी भी स्पेसिफिक धर्म को प्रमोशन ना देना या फिर उस धर्म के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिलना किसी भी तरीके से. नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू अ पर्टिकुलर रिलेशन. ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया. सो ये है नोट्स फुल्ली इस फर्स्ट चैप्टर के द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें हैं, तो आप इसको स्टडी करें. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.